नमस्कार दोस्तों, पुनीत मैथ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। क्योंकि आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या प्रश्नावली नंबर 1 क्लास 10th की। अब क्लास 10th की प्रश्नावली 1 पढ़ेंगे तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको जाने बिना आप प्रश्नावली को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उसके महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं? देखो, प्रश्नावली क्या है अपनी? प्रश्नावली मतलब टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक तो ये अपना क्या है? टॉपिक वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, पहले ये जानो कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या होती है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्या क्या होता है? वास्तविक संख्या में आती है अपनी परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के बाद में एक आती है अपनी अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अपन जानते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर एक शर्त होती है कि q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, क्योंकि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर p और q क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, और इसको क्या कहते हैं कि p अपरिमेय संख्याओं को अपन क्या कहते हैं कि p बटा q के रूप में q इक्वल टू नॉट 0। यानी कि इस कंडीशन में हम अपरिमेय संख्याओं को नहीं लिख सकते। क्या होता है कि नहीं लिख सकते? तो अपन कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं के समूह अथवा समुच्चय शामिल होते हैं। ये अपनी परिभाषा बन गई किसकी? वास्तविक संख्या की। क्या बनी वास्तविक संख्या की परिभाषा? कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है, यानी कि उनके दोनों शामिल होते हैं। अब देखते हैं कि परिमेय संख्या तो अपन कुछ भी ले सकते हैं। परिमेय संख्या आप ले सकते हो यहाँ पर कि उदाहरण के लिए 1/2, 3/5, 6/7। ये क्या है? सब परिमेय संख्या, क्योंकि q बटा p के रूप में लिखी, और यहाँ पर q क्या है? अपने पास 0 नहीं है। और अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है? अपरिमेय संख्या आप लिख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर मैं अपरिमेय संख्या के लिए कुछ भी ले सकते हो। ये क्या होना चाहिए कि p बटा q के रूप में अपन इसको नहीं लिख सकते। यानी कि इसमें कौन सी संख्या आएगी? √2, √5, पाई और etc आदि संख्या। इसमें अपन इन संख्या को ले सकते हैं। अब इसके आगे अपन जानेंगे कुछ ऐसी संख्याएं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। ये तो हो गए वास्तविक संख्या, आप इसको अच्छी तरह नोट कर लो वास्तविक संख्या को। अब उसके बाद में अपन जानेंगे कि इसके आगे भी वास्तविक संख्या होती है क्या। ये होगी अपनी वास्तविक संख्या, अपन ने क्या कर ली? जान ली। अब दूसरी चीज आएगी अपने अवास्तविक संख्या। और अवास्तविक संख्या को अपन एक और नाम से भी जानते हैं, काल्पनिक संख्या। अगर आप काल्पनिक संख्या के बारे में जानते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या और अवास्तविक संख्या एक ही होती है, क्योंकि इसके अपन अलग अलग नामों से जाने जाता है। क्योंकि वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या में अपन क्या होता है कि जो अपने पास ये वर्गमूल का चिन्ह होता है उसके अंदर लिखी हुई संख्या माइनस में होती है, जैसे कि -2, जैसे कि -5, जैसे कि -8। ये सब क्या है? अकाल्पनिक संख्या है। अकाल्पनिक संख्या का मतलब होता है कि अंडर रूट के अंदर आने वाली संख्या ऋणात्मक हो। क्या हो? अंडर रूट के अंदर आने वाली संख्या ऋणात्मक हो। इसको अपन कहते हैं अकाल्पनिक संख्या या काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। अपन ने वास्तविक संख्या की डेफिनेशन पढ़ ली, अवास्तविक संख्या जान ली। अब अवास्तविक संख्या के बाद अपन जानेंगे, क्योंकि इसमें अपन संख्या क्या पढ़ेंगे? अपन जान रहे हैं कि वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या टॉपिक अपने कौन सी कक्षा का है? ये वास्तविक संख्या का टॉपिक अपने 10th क्लास का है। 10th क्लास में टॉपिक है फर्स्ट वाला, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको जानना अति आवश्यक है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अपन उन बिंदुओं को जानेंगे, वास्तविक संख्या के उन बिंदुओं को जानेंगे, क्योंकि वो बिंदु क्या क्या है। तो आप देखो,
पहले तो इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर लिख लेते हैं, ऐसे लिखो महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु आ गया तो इसमें अपन पहली चीज जानेंगे, क्योंकि अंक गणित को आधारभूत प्रमेय क्या क्या जानेंगे। पहले वास्तविक संख्याओं के मतलब टॉपिक है वास्तविक संख्या, उसमें एक टॉपिक दे रखा है, मतलब एक पॉइंट दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है कि अंक गणित की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहती है ये अपनी, ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को लिख सकते हैं। मतलब कि क्या कहती है कि ये प्रत्येक अभाज्य संख्या को गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अब गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं मतलब ये गुणनखंड क्या है, अद्वितीय होता है, इसका क्रम कोई निश्चित नहीं होता, क्रम कैसा भी चलता रहता है इसका। तो अपन को आगे आपके अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब इसके बाद में अपन दूसरा टॉपिक देखेंगे, दूसरा आ जाता है अपने अंक। अपन ने जो अभी पहले पढ़ा है ना अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, उसका प्रयोग कहां करेंगे अपन चैप्टर के अंतर्गत। अपन इसका प्रयोग करेंगे कि मतलब कि जैसे कि अपने पास आ जाता है अपरिमेय संख्या, जैसे कि √2 √5। अब अपन से क्या बोलते हैं कि इसको सिद्ध करो कि √2 और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपन को क्या चाहिए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का अपन प्रयोग करेंगे। और इसमें एक और चीज नोट करो आप कि मतलब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का अपन एक और यूज करेंगे। वो दूसरा यूज अपना है ये कि इसका सॉरी मतलब यह पहला तो हो गया अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हैं अपन, और दूसरा इसका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग कब करेंगे अपन, इसका प्रयोग करेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। किसका, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय अपने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपोर्टेंट है। आप इस आधारभूत प्रमेय मैंने आपको समझा दिया कि जो भी भाज्य संख्या होती है उसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पे अपन इसका प्रयोग करते हैं। पर प्रयोग करने के साथ साथ अपन इसका प्रयोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए भी करते हैं कि जैसे कि अपने क्वेश्चन आ जाता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको सिद्ध करो। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपन इसका ही प्रयोग करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए भी अपन अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ज्ञात करते हैं। अब अपने पास इसमें दूसरी आ जाती है, दूसरा पॉइंट जो आता है ना अपने, दूसरा पॉइंट आप नोट करो। दूसरा पॉइंट है अपना कि दूसरा है अपना यूक्लिड
विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका प्रयोग कहां होता है, ये अपन इस चीज को देखेंगे कि मतलब जैसे कि आप यहां पर ऐसा करो 25 में 4 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 24 आएंगे, एक बचेगा। इसी प्रकार यहां पर आप ऐसा करो कि 8 में 2 का भाग दो 4 बार तो 8 आएगा, तो यहां पर आएगा 0। ठीक है, तो हमेशा आप भाग जिस चीज का दे रहे हो, जैसे कि 4 का दे रहे हो तो भागफल हमेशा छोटा आएगा, और जो अपने जो ये आएगा शेषफल हमेशा छोटा आएगा, और जो भागफल आएगा ना हमेशा बड़ा आएगा। तो इस चीज को आप नोट कर लो। आप एक बात समझो कि जैसे कि भाज्य, भाजक और भागफल, और यहां पर आ जाएगा अपने शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ये कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अपने ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहती है। तो आप ऐसा करो कि भाज्य को तो मान लो a, भाजक को मान लो b, और भागफल को मान लो q, और शेषफल को मान लो r। मान लो नहीं, मान लो r। अपन इसको यहां लिखते हैं। अब चलो, अपन ने माना a क्या है अपने पास, भाज्य, b क्या है अपने पास, भाजक, q क्या है अपने पास, भागफल, और क्या है अपने पास, r। तो ये अपनी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका हो गई। अब यहां पर एक चीज आप याद करो कि शेषफल 0 भी आ सकता है, और शेषफल और भी कुछ भी आ सकता है। तो यानी कि 0 और कुछ भी आ सकता है। और एक बात नोटिस करो कि जो अपन भाजक का यहां भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 बच रहा है, और एक 4 से छोटा आ रहा है। तो अपन इसको लिख सकते हैं यहां पर आप कि r की वैल्यू 0 और r की वैल्यू और क्या आ सकती है, b। तो अपन ने जो ये चीज लिख, अरे a बराबर b गुणा q प्लस r। तो यहां पर इधर देखो कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, r छोटा है b से और r बड़ा है 0 और 0 के बराबर। तो अपन ने यहां पर क्या लिखा है, यही तो चीज लिखी है। भाजक को अपने क्या माना है, b माना है। r क्या है अपना, शेषफल है। तो r क्या हो गया, शेषफल 1 हो गया ना, और b क्या है अपना, भाजक, भाजक क्या है अपना 4। तो r क्या है अपना, शेषफल। तो r का मान, शेषफल, जो शेषफल अपन ने r माना है, इसको तो r माना है, इसको b माना है, और इसको q माना है। ठीक है ना। तो r का मान b से तो छोटा है जो दिख ही रहा है, और r का मान 0 या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो ये हो गए अपनी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। अब अपन आगे पढ़ते हैं, क्योंकि इसका उपयोग कहां होता है इस चीज को अपन देखते हैं।
अगर आप ये चीज नहीं जानते हो तो आप क्लास 10th की प्रश्नावली 10 को सोल्व नहीं कर सकते हो। इसका प्रयोग अपन करते हैं एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। क्या? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, यानी कि मस ज्ञात करने के लिए, यानी कि महत्तम समाप्रत्यय, महत्तम समाप्रत्यय ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अपन ज्ञात करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम, ये दोनों चीजें ज्ञात की जाती है। ये तो क्या होता है, ये तो अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड का उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात होती है। और एलसीएम अपन जानते हैं, अभाज्य गुणनखंड को गुणा कर लो, वही उसका एलसीएम आ जाएगा, कितनी भी संख्या हो। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अगर मान लो आपको एलसीएम और एचसीएफ अपन को इस प्रकार दे दे कि मतलब कि पहली संख्या, इधर ही लिख देता हूं मैं, वहां नहीं मारेगा, जगह कम है वहां। तो यहां देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अगर मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया, क्वेश्चन में दे दिया कि मान लो कि पहली संख्या ज्ञात करो जिसका मान 24 है, वह पहली संख्या ज्ञात करो तथा दूसरी संख्या का मान 24 है और उनके मस और लस का गुणनखंड आपको दे दिया कुछ भी, तो आप इससे इसकी दूसरी संख्या निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर्मूला बनेगा अपना कि यहां पर मैं लिख देता हूं, फर्स्ट से समझ जाना कि पहली संख्या का फॉर्मूला क्या बनेगा कि एचसीएफ गुणा एलसीएम और बटे में क्या आ जाएगी अपनी सेकंड संख्या। उसी प्रकार सेकंड संख्या ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ गुणा एलसीएम, नीचे आ जाएगी अपनी फर्स्ट संख्या। और इसी प्रकार अगर आपसे एचसीएफ पूछ ले तो एचसीएफ में भी वही बात है कि जैसे कि अपनी फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या और बटे में अपने क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। और इसी प्रकार आपसे एलसीएम पूछ ले तो बटे में कुछ यहां पर तो एचसीएफ गुणा एलसीएम आ जाएगा और बटे में क्या आएगा, बटे में एलसीएम पूछा है ना, उल्टा हो गया, वो तो उल्टा हो गया। यहां पर आएगा अपने फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या और बटे में आ जाएगा एलसीएम पूछा है, यहाँ पर एचसीएफ पूछा है और यहाँ पर एलसीएम नीचे भाग गया है, तो यहाँ पर एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ का भाग देना पड़ेगा। तो अपने ये सब चीजें अपने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लिए। आप इस वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देखो, वास्तविक संख्या आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद अपन चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड चैप्टर है अपना क्लास 10th का, तो उसको पढ़ेंगे। आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक देखना, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। जय श्री राम। ओ 20 मिनट की बनी वीडियो, तो यार मर्जी की वीडियो बनी, दादी भाई।